की हिम्मत नहीं आपसे पंगे ले, क्योंकि 4 हो आप, अच्छा हो तो और बढ़िया है। लेकिन समझ में आ गया। तो संयुक्त परिवार का फायदा क्या है? सुरक्षा ज्यादा, सह से संयुक्त, सह से सुरक्षा। एकल में आजादी ज्यादा है, एकल में आजादी ज्यादा है। मान लो आप पति पत्नी दोनों बाड़मेर में रह रहे हो, आप हो और आपकी पत्नी है और आपके माता पिता है। अब आपको कोई कहने वाला नहीं है क्या? जैसे आप बाड़मेर शहर में रूम लेके रहते हो, क्या घर पे वैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते। समझ में आ गई बात? तो दोनों ही बातें क्या है? सही है, दोनों बातें मजबूत है। जब दोनों मजबूत है तो ये प्रश्न आया BSTC 2024 में, ये प्रश्न आपके आया है। अब ये प्रश्न इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रश्न होते हैं रिपीट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर नहीं बताना 1 मिनट तक, अपना अपना पढ़ो। सावधि, देखो क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के लिए, अवधि का मतलब होता है समय, सावधि जमा के लिए यानी FD की बात हो रही है। आप बैंकों में जो FD कराते हो, फिक्स डिपॉजिट जमा कराते हो, उसके लिए एक ही ब्याज दर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बैंक में जो पैसा जमा करा रहे हो, मेरी बात सुनो, पहले उत्तर मत देना। बैंक में पैसा जमा करा रहे हो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्या ब्याज रेट आपको एक मिलती है? नहीं मिलती। जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा जमा कराओगे, ब्याज दर उतनी क्या मिलेगी? ज़्यादा। कम टाइम के लिए आओगे, कम। यही होता है। आप 6 महीने के लिए FD करा रहे हो, वो कहेगा भाई साहब 1 साल के लिए करा लो, ब्याज में फ़ायदा होगा थोड़ा और। 5 साल के लिए करा लो, फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि सरकार उस पैसे को लंबे टाइम के लिए यूज कर सकती है ना। आपने 5 साल के लिए FD कराई तो 5 साल तक वो आपका पैसा यूज करेंगे, इसलिए आपको ब्याज क्या मिलता है? ज़्यादा देते हैं वो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? भी चाहे 1 साल के लिए कराओ और चाहे 5 साल के लिए कराओ, ब्याज दर सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बताओ। तो जो ढंग से पढ़ेंगे वो तो कहेंगे नहीं होनी चाहिए, कई कहेंगे होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे टाइम के लिए पैसा जमा नहीं कराएगा। जब आपको ये कह दे 1 साल के लिए भी वही ब्याज है और 2 साल के लिए भी ब्याज वही है और 5 साल के लिए भी वही ब्याज है, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय के लिए पैसा जमा नहीं कराएगा। इसीलिए ब्याज दर क्या होती है? अलग अलग। समझ में आ गया? आ गया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है लोग लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे, जिससे बैंकों की चल निधि स्तर में क्या आएगी? बिल्कुल सही बात है। फिर कोई भी व्यक्ति लंबे टाइम के लिए पैसा जमा नहीं कराएगा। जब ब्याज दर सेम है तो कौन लंबे टाइम के लिए कराएगा? समझ में आ गया? आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा है, हाँ आम लोगों के लिए यह बहुत आसान होगा, उन्हें बैंकों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये जिनको सही लग रहा है हाथ खड़े कर दो, कोई बात नहीं, हाथ खड़े करो। जिनको गलत लग रहा है वो हाथ खड़े कर दो। जिनको गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, किस किस को लग रहा है हाथ खड़े करो। बताओ जी, गलत कैसे? गलत है कैसे? फिर इससे समझ में आ जाएगी बात आपके। और कोई उत्तर देना चाहता है? अब सुनिए आप, ताली मत बजाओ, समझ में तो आया नहीं, ताली पहले ही बजा दी। सुनो मेरी बात। अब पहली बात तो यह है कि आपके घर पे अगर रामनिवास मथुरिया की किताब है तो उत्तर अलग है, और RS अग्रवाल की है तो उत्तर अलग है। दोनों गाइडों में आंसर क्या है? अलग अलग। दोनों अलग अलग है तो दोनों तो सही हो नहीं सकती, दोनों गलत भले हो जाए, दोनों सही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सुनिए मेरी बात, अब आपको ये याद नहीं करना रामनिवास मथुरिया क्या कह रहा है, RS अग्रवाल क्या कह रहा है। आपको ये याद रखना सही उत्तर क्या है, इसको समझो। वो कह रहा है हाँ आम लोगों के लिए बहुत आसान होगा, उन्हें बैंकों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिनको ये बात सही लग रही है वो हाथ खड़े करो। कौन कौन है?
उनको गलत लग रही है। अब हाथ करो नीचे, अब सुनिए बात, ये बात गलत है। गलत क्यों है? देखो, बैंकों में अधिक पैसा नहीं, बैंकों में पैसा कम होगा। एक तो आप 5 साल के लिए बैंक को पैसा दे रहे हो जब ब्याज दर ज़्यादा मिल रही है। जब ब्याज दर सेम है तो जो व्यक्ति 5 साल के लिए दे रहा था वो कम से कम टाइम के लिए जमा कराएगा, कम से कम टाइम के लिए जमा कराएगा, क्योंकि ब्याज दर क्या है? सेम। भी आपको ब्याज दर वही मिल रही है। आप लंबे टाइम के लिए पैसा जमा कब कराते हो? जब आपको ब्याज दर ज़्यादा मिले, तभी तो अपने कहते हैं भी ज़्यादा मिल रहा है चलो लंबे टाइम के लिए करा दो। जब ब्याज दर सेम है तो आप कम टाइम के लिए कराओगे। तो इससे बैंकों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये तर्क कमज़ोर है। तो ये RS अग्रवाल का आंसर है जो एग्जाम में माना गया है। इसके अलावा किसी भी किताब में अगर दोनों उत्तर सही है तो वो गलत है, घर पे जाके सही कर लेना। आ गया समझ में? अब किसी का डाउट है तो दोबारा पूछ लो, फिर समझा दूं। भी जब आपको ब्याज दर सेम मिल रही है तो आप किसी व्यक्ति को लंबे टाइम के लिए पैसा उधार दोगे, कम टाइम के लिए? कम टाइम के लिए, बाद में और दे दोगे, और दे दोगे। लेकिन लंबे टाइम के लिए तब देते हैं जब हमें क्या मिले? फायदा। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो, मैं कई उदाहरण से समझा दूं। जैसे एक पैंट लेते हो, वो कह रहा है एक के साथ एक फ्री, तब आप लालच में आते हो एक के साथ एक फ्री। क्या वो बिल्कुल फ्री होती है? नहीं, उसकी शर्तें होती है कि कम से कम इतने रुपए की चीज़ खरीदो। और जब एक के साथ एक फ्री है तो अधिकतम पैंट का जो रेट है वो लगता है, पैंट या शर्ट जो भी है, शूज वगैरह जो भी है। समझ में आ गया? शूज पे तो नहीं, ज़्यादातर पैंट शर्ट पे होता है। आया समझ में? नहीं आया? और सुनो, आपको कोचिंग की फीस जमा करानी है, आप किस्तों में दो तो भी उतनी देनी है, एक साथ दो तो भी उतनी देनी है। आप किस्तों में दोगे कि एक साथ दोगे? किस्तों में दोगे। कोई अपवाद होगा जो एक आधा जो कह रहे सर एक साथ ही दे दूं, बाकी नहीं दोगे। जब आपको छूट होती है कि एक साथ देने पर इतनी छूट है और किस्तों में देने पर इतनी छूट है, तो भी सारे विद्यार्थी एक साथ जमा नहीं कराते हैं, छूट होने के बावजूद भी। कुछ कहते हैं भी छूट है तब एक साथ क्या करा दें? जमा। बात समझ में आई? जब छूट नहीं है तो क्या एक साथ जमा कराओगे? नहीं कराओगे, चाहे पैसे कितने ही आपके पास। तो जब आपको ब्याज दर सेम मिलेगी तो आप लंबे टाइम के लिए पैसा जमा नहीं कराओगे। ब्याज दर में फायदा है तब लंबे टाइम के लिए जमा कराओगे। जब आपको छूट है कि एक साथ कराने पर 1000 रुपये की छूट या 500 की छूट, जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, जैसे जैसे बड़ा रिचार्ज कराते हो वो छूट देता है ना। इतने बड़ा कराओगे, 1 साल के लिए कराओगे तो छूट होगी। तब कई सोचते हैं भी 1 साल के लिए करा लें, फिर सारे तो नहीं कराते, कुछ कराते हैं। अगर छूट नहीं होती तो एक भी बंदा नहीं कराता। छूट नहीं होती ना तो फिर कम टाइम के लिए कराते। क्यों कराते 1 साल का? क्या पता मूड कब चेंज हो जाए, सिम कब चेंज कर लें, है ना। समझ में आया? इसीलिए छूट दी जाती है। तो मेरा बात ये कहने की, पैसा बैंकों में अधिक नहीं, अधिक जमा नहीं होगा। अधिक जमा कब हो सकता है? जब अधिक टाइम के लिए अधिक ब्याज मिले, अधिक टाइम के लिए अधिक ब्याज मिले तब पैसा होगा। तब जिसको कराना तो साल के लिए था वो भी सोचेगा अपने 2 साल के लिए करा देते हैं, ब्याज क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अब समझ में आ गया? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब 1% तो ये है, ऐसे 4-5% आएंगे जो आपके गड़बड़ कर सकते हैं और ये पेपर में आ रहे हैं, बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस्तों पर वस्तुएं खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? इतनी जल्दबाजी मत करो, प्रश्न पढ़े बिना ही उत्तर दे रहे हो। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उत्तर इतना आराम से देना चाहिए, सामने वाले को पता ही नहीं चले कि पहले पढ़ रखा है। आराम से पढ़ के सोच के उत्तर दो, पढ़ा हुआ है तो भी पता नहीं चले। किस्तों पर वस्तुएं खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है। अब आप मोबाइल किस्तों पे खरीदते हो, कार खरीदते हो, ट्रैक्टर खरीदते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, वो लाभदायक होती है कि नहीं होती? बताओ, लाभदायक होती है कि नहीं होती? देखो सीधी बात करें तो लाभदायक अपनी अपनी आवश्यकता के लिए है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना और आपके पास 10,000 रुपये है, तो आपके लिए किस्तें क्या हो गई? लाभदायक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 1 लाख होते नहीं, 1 लाख वाला एप्पल का फ़ोन ले नहीं पाते। अब आप 10,000 दे के भी किस्तों में मोबाइल ले सकते हो, ले सकते हो। लेकिन आपको 1 लाख वाला मोबाइल किस्तों में लाख का मिलेगा
या लाख से कम मिलेगा, लाख से ज़्यादा में मिलेगा? ज़्यादा में मिलेगा। मोटरसाइकिल लेना है, 1 लाख रुपए वाला किस्तों में लोगे, 1.25 लाख में पड़ेगा। ये 25,000 रुपये आपका ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसे भी तो एक साथ नहीं देने, धीरे धीरे देने हैं किस्तों में, तभी तो ब्याज ले रहे हैं। तो वो कह रहा है हाँ इससे कम भुगतान करना होता है। सही है कि गलत है? गलत है। एक बार के लिए तो कम करना है, लेकिन भुगतान तो सारा आपको ही करना है। आपने देखा होगा कई आपके पड़ोस में ट्रैक्टर लेके आते हैं, एक बार कम भुगतान करते हैं, फिर पूरा नहीं करते, वो बैंक वाले ट्रैक्टर ही ले जाते हैं, पैसा भी गया ट्रैक्टर भी गया। होता है ना ऐसे, बहुत सारी चीज़ें बैंक वाले वापस ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भुगतान तो उसको पूरा ही करना है, कम थोड़ी करना है। लाख रुपए वाले मोबाइल के एक बार 10,000 दिए तो क्या हो गया, बाद में देने तो सारे आपको ही पड़ेंगे। इसलिए भुगतान कम नहीं, किस्तों में चीज़ पड़ती है महंगी, लेकिन फ़ायदेमंद क्यों है? फ़ायदेमंद इसलिए है कि एक साथ पूरा पैसा देना नहीं पड़ता। तो भुगतान कम नहीं, भुगतान क्या करना पड़ता है? ज़्यादा। तो ये तर्क क्या है? कमज़ोर है। भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है, कम नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना जी। दूसरा है नहीं, किस्तों के भुगतान से परिवार का बजट गड़बड़ा जाता है। ये भी गलत है। परिवार का बजट उनका गड़बड़ाता है जो सोच समझ के कार्य नहीं करते। चाहे किस्तों में लो चाहे नगद लो, जो व्यक्ति वस्तु लेगा वो सोच समझ के तो लेगा। भी अपनी इनकम इतनी है और अपने को इतनी इतनी किस्तें भरनी है, उनका तो बजट गड़बड़ाएगा नहीं। और जिनका गड़बड़ाता है वो एक साथ लेंगे तो भी गड़बड़ा जाएगा। भी कार ले ली, पेट्रोल वाले पैसे नहीं है घर पे, तो बजट गड़बड़ाएगा ही। तो यहाँ ये भी गलत है, परिवार का बजट नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सोच समझ के ही काम करता है कि अपने पास पैसा कितना है, ठीक है जी, कितनी कितनी किस्तें। जैसे सरकारी कर्मचारी, कल को आप मास्टर बनोगे, आपको होम लोन मिलेगा, गाड़ी का लोन मिलेगा, आप बहुत सोच सोच के काम करोगे। भी इतनी इनकम है, इतने रुपए लोन ले लें, इतनी किस्तें भर दें, काम चलता रहे। अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है, इसका मतलब आप सोच सोच के काम नहीं कर रहे हो, तो वो तो गड़बड़ाना ही है। समझ में आया भाई साहब? नींद आई? नहीं आई? नहीं आई तो बताओ उत्तर क्या है? दोनों ही गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वो पर्सन है पेपर में दिक्कत पैदा करेंगे। कई सोचेंगे हाँ जी कम भुगतान करना पड़ता है, कई सोचेंगे मैंने 20,000 का मोबाइल लिया, 2,000 रुपये दिए। भाई साहब 2,000 दिए, वो 20 के 25 आपसे ही पूरे करेंगे, तो गलत है दोनों। आ गया समझ में? जिसको लगे ना गलत होने की संभावना है उसको ज़्यादा समझाऊंगा, जो आपका सही हो रहा है उसको समझाने की जरूरत कम होगी। बताओ। पढ़ लिया? क्या एक दूसरे से विवाह करने से पहले पुरुष और महिला दोनों का अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए? अब बिना तर्क पढ़े, तर्क मत पढ़ो, बताओ आपके अनुसार चीज सही है गलत है? सही है। क्या फायदा होगा? जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति है, पुरुष है चाहे महिला है, बीमारी पता लग जाएगी तो समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान। इससे फायदा ये होगा कि उनके बच्चों में तो वो समस्या नहीं रह जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। अन्यथा वो समस्या फिर बच्चों में जाती है, जाएगी। तो वो कह रहे नहीं, यह किसी व्यक्ति की निजता में अनुचित हस्तक्षेप है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तर्क क्या है? कमजोर है, ये तर्क सही नहीं है। दूसरा, हाँ इससे गंभीर बीमारियों वाले बच्चों को जन्म देने का खतरा कम हो जाएगा। बात क्या है? सही है। तो हमारा उत्तर है केवल तर्क दूसरा सही है। बताओ जी, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि वो स्कूल के बाद भी कुछ समय, इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है। सरकार हो और चाहे कोई चीज़ हो, जो काम हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है कि उसकी आवश्यकता भी है। गृह कार्य इसीलिए दिया जाता है कि घर पे जाके बच्चा कुछ पढ़े, इसीलिए दिया जाता है। दूसरा नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता तो देते ही क्यों गृह कार्य? होमवर्क इसीलिए दिया जाता है घर पे जाके पढ़ें।
ठीक है ना? ठीक है जी। क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य होनी चाहिए? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 प्रकार की सेना है। प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। चलो सही बात है। पहला गलत है कि सही है? क्यों गलत है बताओ, गलत क्यों? वो कह रहा है यह अहिंसा की नीति के विपरीत है। अहिंसा की नीति के विपरीत नहीं है। सेना अहिंसा नहीं फैलाती, वो हमारी रक्षा करती है। सेना क्या करती है? हमारी सुरक्षा, रक्षा। अहिंसा थोड़ी फैलाती है। तो ये अहिंसा की नीति के विपरीत है, ये बात गलत है, तर्क कमजोर है। सेना अहिंसा नहीं फैलाती, वो हमारी सुरक्षा करती है ना? इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा सेना पे खर्च होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है जी। तो उत्तर क्या होगा? केवल तर्क सेकंड प्रबल है। कई घर से पढ़ के आए हैं, रट के आए हैं, पता लग रहा है सीधा सीधा। मैं एक प्रश्न पूछ लूंगा तोते उड़ जाएंगे बाद में। नया पूछ लें चाहिए? अभी पूछता हूं, रुको 2 मिनट। क्या चयन परीक्षा वर्णात्मक प्रकार की जगह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए? जिनको ये प्रश्न आता है हाथ खड़े करो पहले तो। ये बताओ वर्णात्मक और वस्तुनिष्ठ में अंतर क्या है? सुनो सुनो। हाँ जी। अच्छा वर्णात्मक। अब सुनिए, आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम है वो वर्णात्मक है कि वस्तुनिष्ठ है? वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, 4 में से 1 उत्तर देना है। अगर जो सही उत्तर है वो गोला भर दिया तो कोई पक्षपात है। लेकिन वर्णात्मक जैसे आरएस मेंस, आईएएस मेंस लिखते हैं ना, या आप ऐसे समझ लो 10वीं 12वीं में लिख के आए वर्णात्मक लिख के आए, वहां पर एक ही कॉपी 4 टीचर से चेक कराओ, अलग अलग नंबर मिलेंगे आपको। वहां पे अलग अलग नंबर देंगे। कारण लिखाई भी प्रभावित करेगी आपकी, सामने वाले बंदे की सोच भी प्रभावित करेगी। जो कॉपी चेक करने वाला है उसको आपकी बात कितनी पसंद आई। तो वो कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन उचित और निष्पक्ष होता है। सही है। वर्णात्मक प्रकार की परीक्षा निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से बेहतर साधन है। गलत है। पक्षपात कम कहाँ होता है? पक्षपात होता कहाँ नहीं है? वस्तुनिष्ठ में। वर्णात्मक में तो कई बार आप कॉपी चेक कराते हो, फिर रीचेकिंग कराते हो वापस। आजकल सिस्टम पता नहीं है या हटा दिया है क्या, नंबर कई बार घटते हैं और कई बार बढ़ते हैं। कारण दूसरे, एक तो होता है रीटोटलिंग, टोटल चेक करना, एक होता है रीचेकिंग, कॉपी दोबारा चेक होती है। आजकल रीटोटलिंग होता है, आजकल टोटलिंग होता है ना, और रीचेकिंग में दोबारा कॉपी चेक होती है। कईयों के नंबर घटते हैं और कईयों के बढ़ते हैं। तो कारण क्या है? कारण है अलग अलग कॉपी चेक करने वाले बंदे, उनको आपकी बात कैसी लगी। तो इसका उत्तर होगा केवल तर्क पहला सही है। समझ में आ गया? पहला सही है, तभी तो आजकल एग्जाम वस्तुनिष्ठ प्रकार के ज्यादा हो रहे हैं। बीएसटीसी में लिखना पड़ता ना आपको, बड़ी दिक्कत आती है ना। एक चीज लिखनी पड़ती खुद को ही। पूछा जाता राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, नाम भूल गए, तो कई तो अशोक गहलोत करके आ जाते, कई वसुंधरा करके आ जाते, कई भजनलाल जी करके आते, कई सचिन पायलट करके आते, कई हनुमान बेनीवाल करके आते। अब आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में से याद आ जाएगा भी ये है और ये नहीं है। लो जी, कईयों ने पूछा होगा, कई टीचर होते हैं ना स्कूल में पढ़ाते हैं, बोले मुख्यमंत्री कौन है? मोदी आते ना मोबाइल पे, उनको ये नहीं पता प्रधानमंत्री है। चलो जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है भाई, पहले थे गुजरात के। क्या ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए? इसका उत्तर नहीं देना, हाथ खड़े करो जिनको आता है। पहले तो जिनको आता है वो हाथ खड़े कर दो। आता है? दोनों सही है? आप बताओ। जिनको दोनों सही लग रहे हैं वो हाथ खड़े कर दो। लग रहे हैं लेकिन दोनों सही है नहीं। लग रहे हैं लेकिन है नहीं। कारण क्या है? सुनिए, इसको कारण समझाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो।
क्या ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए? आजकल कृषि मशीनीकृत हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। अभी आपके दिक्कत हो रही है जीरे की फसल में या इसबगोल की फसल में, जीरा बेरी, क्योंकि हाथ से निकालना पड़ता है। धीरे धीरे टेंशन खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द ऐसी मशीनें आएगी, खड़े जीरे को मशीनें निकाल देगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे हो जाएगा? सुनिए, पहले बाजरा भी कूट कूट के निकालते थे लठों से, है ना। आजकल बाजरे की मशीनें आ गई, गेहूं निकालने वाली मशीनें आ गई, चने निकालने की मशीनें आ गई, सरसों निकालने की मशीन आ गई। पशु दूधते हैं हाथ से, पशुओं की धार निकालते हैं ना, दूध निकालते हैं। विदेशों के अंदर मशीनों से दूध निकलता है। टेंशन खत्म। यहाँ भी आ गई क्या? यहाँ भी इन मशीनों की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी इनकी जरूरत है नहीं, आ जाएगी। तो मशीनीकृत हो रहा है ना। हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा। अब उत्पादन का इससे क्या रोल है? उत्पादन इसलिए बढ़ेगा कि जो काम 1 महीने में होता था वो 1 दिन में हो जाएगा। फसलें ज़्यादा बो सकते हो, 1 साल में 2 फसल 3 फसल ले सकते हो आप मशीनों के कारण। पहले अपने ऊंट से खेत जोतते थे अपने दादा दादी, देखा होगा। फिर ट्रैक्टर आए, अब बड़े ट्रैक्टर आए। और विदेशों में देखना यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं। जैसे अपनी जेसीबी वाली मशीन है ना, बड़े बड़े टायरों वाले ट्रैक्टर और ज़्यादा काम करते हैं, 1 ही दिन में फसल निकाल लेते हैं। सुविधा आ रही है। पहले 1 महीना लगता था जब फसल निकालनी होती थी ना। जैसे अभी जीरे की फसल आपके इधर टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगता है, पूरे घर वालों को लगना पड़ता है। पहले उसको उखाड़ो या काटो, फिर इकट्ठा करो, फिर निकालो। ऐसी मशीन आएगी 1 दिन में साफ काम, जीरा बो मशीन 1 दिन में निकाल देगी सारा। समझ में आई? तब आपके लिए फसल क्या हो जाएगी? बोना और आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा। बात क्या है? वो कह रहे नहीं, कई ग्रामीण इलाके नहीं, कई ग्रामीण इससे बेरोजगार हो जाएंगे। ये आपको तो सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। जितनी, अब इसको याद कैसे रखना है? जितनी ज़्यादा मशीनें आ रही है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, मजदूर मिल ही नहीं रहा है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1 कारण है शिक्षा। बेरोजगारी तो बढ़ रही है लेकिन मजदूर नहीं मिल रहा है। एक कारण क्या है? शिक्षा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो आप में आधे से ज़्यादा अभी काम लगे होते, फायदा होता। अब आप पढ़ रहे हो, अब जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे ना, धंधा तो कोई करोगे नहीं। धंधा नहीं करोगे तो बेरोजगारी, वो करे ग्रामीण इससे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं हो। बेरोजगार कब हो? बेरोजगार की परिभाषा होती है कि आपको रोजगार चाहिए और आपको रोजगार मिल नहीं रहा, तब बेरोजगार हो। अभी आप 12वीं पास करके आए हो, क्या आप बेरोजगार हो? आप बेरोजगार की श्रेणी में वैसे तो नहीं हो, क्योंकि अभी तो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, फिर आप बीएसटीसी करोगे, फिर आप टीचर की तैयारी करोगे। तो आप तो पढ़ रहे हो, आप तो शिक्षक बनने की क्या कर रहे हो? तैयारी। आपने सब कुछ कर लिया, बीएसटीसी कर ली, बीएड कर ली, एमए कर लिया। अब आप कह रहे हो मुझे रोजगार चाहिए, अब नहीं मिल रहा, अब बेरोजगार हो। समझ में आया? इसको छोड़ो, इधर दोबारा देखो। मशीनें पहले ज़्यादा थी, आजकल ज़्यादा है। मजदूर पहले ज़्यादा मिलते थे, आजकल ज़्यादा मिलते हैं। पहले, आजकल भाई साहब मजदूर मिलते ही नहीं है। ताऊ लगता ना, ताऊ, उसको चाचा कहना पड़ता है कि चाचा जी कल काम पे आना है। वो कहता है सुबह बताऊंगा। याद रख लेना इन चीज़ों को, आपको लगेगा जरूर कि बेरोजगार हो जाएंगे। मशीनें आने वाले टाइम में बढ़ेगी, लेकिन भाई साहब लोग कम मिलेंगे। कारण क्या है? कारण है हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है। कोई ऐसा सोचता है, आप में से कोई ऐसा है क्या जो ये सोचे कम ठेपे जाके काम करूं? उससे कम पैसों में आप काम कर लोगे, लेकिन काम कौन सा करना चाहते हो? सूट बूट पहन के, टाई लगा के, डिओ सेंट लगा के। समझ में आ गया? कारण कई है, लेकिन हाँ, ये बाइयाँ है ना, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 5-5 हज़ार रुपये में लोग टीचर रह जाते हैं जाके प्राइवेट स्कूलों में। बेरोजगारी, लड़कों के कईयों की दिक्कत लड़कियां भी करती है। कारण है भी इनको जॉब कब तक करनी है? जब तक इनकी शादी नहीं हो। शादी होने के बाद टेंशन अगले की,
और वो तुलना करते हैं कि भाई तो 5,000 में मिल रही है यार, भाई भाई 5,000 में करेगा, खाएगा क्या? घर वालों को भी पैसे देने हैं, भाइयों को तो अपना अपना खर्चा निकालना है। सच बता रहा हूँ, बाकी ये टॉपिक से हटके थोड़ा, तो सच बात है। आपने देखा होगा जितने सस्ती मेडे में मिलती है उतने सस्ते भाई साहब नहीं मिलते। कारण है भाई साहब को घर पालना है पूरा, भाइयों को तो शादी से पहले अपनी अपनी टेंशन है, घर वाले थोड़ी पैसे मांगते मुझे दो, वो करे अपना खर्चा निकाल लो, मोबाइल का रिचार्ज हो जाए, कपड़े आ जाए, बहुत है। तो ये देखो कई इससे बेरोजगार हो जाएंगे, ये तर्क क्या है? गलत है। याद रख लेना, बेरोजगार नहीं होंगे, बेरोजगार नहीं होंगे। इसके रियल कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप याद रखना, बेरोजगार नहीं होंगे। और भी कई तरीके हैं याद रखने के। ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण इससे बेरोजगार हो जाएंगे। अब सीधा याद रखना है तो मैं एक तरीका और बता दूं। वो तो कह रहा है कि कृषि को मशीनीकृत कर दो, और वो कह रहा है ना करो, तो ना करो बात क्या है? कमजोर तर्क है, कमजोर है, इसलिए ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? अब एग्जाम में आए तो गलत मत करके आना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलत उत्तर देते हैं, इसलिए समझाया है इतना आपको। क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और कई कह रहे हाँ दे देना चाहिए। कश्मीर एक सुंदर राज्य है, यह भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बात क्या है? यह संघर्ष सुलझाने में मदद करेगा। नहीं, आज कश्मीर देंगे, कल कोई और मांग लेंगे अपने से, नहीं देना चाहिए। पहला तर्क क्या है? सही, पहला सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। पहला कह रहा है नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। देखो परिस्थिति चाहे कैसे भी है, गलत कार्य गलत है, गलत काम तो गलत ही है। आप ये नहीं कह सकते जी मजबूर किया, इसलिए कोई कितना ही मजबूर करे, ध्यान रखना गलत कार्य क्या है? गलत है, तो ये गलत है। सही है, उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें, ये बात बिल्कुल सही है। ये तर्क मजबूत है, ये तर्क क्या है? मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में, ये आ गया प्रश्न पिछली बार बीएड में, क्या भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? हाँ या ना? नहीं करना चाहिए। अपने तो भगवान से दुआ करो कि अपने आयकर देना पड़े। कब देना पड़ेगा? जब साल की इनकम 12 लाख से ज़्यादा होगी। भगवान सबको बनाए आयकर देने वाले, है ना? तो वो कह रहे हाँ यह श्रमजीवियों पर एक अनावश्यक बोझ है। गलत, कमजोर तर्क कमजोर है। नहीं, यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। यहाँ पे कई बार तो आता है कि नहीं ये जन कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा, और कई बार लिखा हुआ था यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। बात क्या है? सही। ये प्रश्न सीईटी 2024, सीईटी 2023, पीटीटी 2024 लगातार आ गया प्रश्न। बताओ आप, सीईटी में भी आ गया, 24 में आया, 23 में आया, प्री बीएड में आया, उससे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया। समझ में आया? अब बीएसटीसी में बारी है इसकी वापस आने की। तो ये हो गया जी आपका उत्तर। क्या दहेज पर कानूनन रोक होने के बावजूद दहेज लेने वालों को दंडित करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाना, वो कह रहे नहीं। दहेज प्रथा प्राचीन काल से समाज में जड़ें फैलाई हुई है। कोई गलत काम है, चाहे कितने पुराने टाइम से हो, गलत कार्य तो गलत होता है। तो दूसरा तर्क कमजोर है, पहला तर्क सही है। हमारा उत्तर है 1 नंबर। ठीक है जी। क्या दहेज प्रथा बंद होगी? नहीं होगी। टाइम बदल जाएगा। पहले लड़कों को दहेज देना पड़ता था, लड़की वाले देते थे, और धीरे धीरे लड़के वाले लड़की वालों को देंगे। लड़कियों की डिमांड बढ़ेगी, वो कहेंगे दहेज ले लो, लड़की दे दो। और पहले क्या करते थे कि हमें ये लड़का चाहिए, पैसे जितने मर्जी लगाने पड़े। अब कहेंगे मुझे ये लड़की चाहिए, पैसे जितने मर्जी लगे। समझ में आया? कारण क्या है? लड़कियों की कारण क्या है? डिमांड तो ज्यादा। डिमांड का कारण क्या है? लड़के ज्यादा है, लड़कियां। हरियाणा में तो हालत खराब हो रखी है।
वहाँ कोई वोट मांगने वाला आता है ना, वो करे वोट दे देंगे, पहले शादी करा दो। शादी नहीं हो तो रिश्ता तो करा दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या चुनाव से पहले चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले मत सर्वेक्षण को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? चुनाव से पहले जो नतीजे निकालते हैं कि अब की बार ये सरकार जीतेगी, अब की बार ये जीतेगी, क्रिकेट के मैच से पहले कई कहते हैं अब की बार ये जीतेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले जो नतीजे आते हैं वो मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित करते हैं ना। इसीलिए राजनेता बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, रैली भी मतदाताओं को प्रभावित करती है। वो देखते हैं इनके पीछे इतने लोग हैं, ये जीतेगा, और हर आदमी वोट उसी को देना चाहता है जो जीते। क्या आप ऐसे चाहते हो भी आप जिसको वोट दो वो हार जाए? कभी नहीं चाहते आप ये चाहते हो हम जिसको वोट दें वो जीते। तो कुछ कंफ्यूज होने वाली कंडीशन वाले व्यक्ति इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो देखो, यह मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित कर सकता है और उनके परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी हिलेरी क्लिंटन, और सारे कह रहे थे हिलेरी क्लिंटन जीतेगी। उल्टा हो गया, है से हिलेरी है से हार गई। हिलेरी हार गई और डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन प्रभावित तो करते हैं ना दिमाग को। ये नतीजे भी गलत हुए थे। इस तरह के सर्वेक्षण विश्व भर में आयोजित किए जाते हैं। भले ही विश्व भर में आयोजित करे, हमें दूसरे देश से तुलना नहीं करनी। अमेरिका में क्या हो रहा है, इससे भारत की तुलना नहीं करनी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे अपनी तुलना, अपने कह रहे हैं बच्चे 2 अच्छे, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान वाले जितने हो उतने अच्छे। अपने कह रहे हैं पत्नी एक ही होनी चाहिए, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ में आया? आ गया। तो कई तो सोच रहे हैं पाकिस्तान में होते तो ठीक रहते। भाई साहब ठीक नहीं रहते, छोड़ के कब चली जाती पता ही नहीं चलता। जाती कि नहीं जाती, फिर भारत में आना पड़ता। हाँ, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत जैसा कोई देश नहीं है दुनिया में। भारत जैसा देश और राजस्थान जैसा राज्य कहीं नहीं है। आप बहुत सुखी हो, और राजस्थान के बाद में सही है, और राजस्थान के बाद में जहां आपका जन्म हुआ है ना वो भी बहुत बढ़िया है। बाड़मेर भी टॉप रैंक में है, कम नहीं है। अब इधर आ जाओ। क्या सिगरेट के पैकेट पर, भाई प्रश्न कर लो। राजस्थान पूरा ही बढ़िया है, मैं केवल बाड़मेर को बढ़िया थोड़ी कह रहा हूँ, पूरा राजस्थान ही बढ़िया है। क्या सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? होना चाहिए। एक प्रकार से मानसिकता बदलने वाला होता है। धूम्रपान करने वालों को महसूस हो कि वे जहरीले पदार्थ को सांस द्वारा अंदर ले रहे हैं, इसीलिए सिगरेट पे लिखा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए। उस पे से फेंफड़े से दिखाई जाते हैं गले हुए सड़े हुए, है ना। क्यों? क्योंकि क्या पता सामने वाला ना पिए, लेकिन जो पिएगा वो तो पिएगा, उसके पहली बार असर नहीं हुआ ना, वो दूसरी बार भी पिएगा। तो बात क्या है, सही है, मानसिकता बदलने वाला है, उनको महसूस हो इसीलिए लिखा जाता है। धूम्रपान आनंद को प्रभावित करता है, उनका आनंद प्रभावित नहीं होता। अगर उनका आनंद प्रभावित होता तो वो धूम्रपान करते ही नहीं। ये गलत है जी, तर्क कमजोर है। ये तर्क कमजोर है। और वो तर्क कौन कह रहे हैं सही है? किसका आनंद प्रभावित हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा। पहला सही है, दूसरा इसीलिए लिखा जाता है। अपने दवाइयाँ लेते हैं ना, उस पर भी, दवाई पर भी लिखा होता है कि इसको डॉक्टर से इलाज लेके लो, या स्वास्थ्य के लिए क्या है, जरूरत से ज़्यादा नहीं लेनी, है ना, कोई भी चीज़ है चाहे। तो इधर आ जाओ। क्या उच्च शिक्षा केवल पे ध्यान देना भाई, क्या उच्च शिक्षा केवल उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सरकार फ्री में पढ़ा रही है ना, 12वीं कक्षा तक की लड़कियों की शिक्षा क्या है, फ्री है। तो उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, इसे मुफ्त में नहीं दिया जाना गलत है। बड़ी संख्या में ऐसे मेधावी छात्र जो भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें उच्च शिक्षा दी जानी। अब उत्तर आगे वाले प्रश्नों के आप ही बताओगे, बताओ फटाफट।
क्या तलवार की तुलना में कलम शक्तिशाली है? हाँ, लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करता है। आप जैसा न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जैसा टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, जिसके बारे में जैसा सुनते हो, आपकी सोच वैसी हो जाती है। अपने सीखते किससे हैं? देख के सीखते हैं। भी किताब में पढ़ें चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ें, तो जो जैसा पढ़ेंगे वैसी हमारी क्या हो जाएगी। अब अपने जैसे किसी भी देश के बारे में जो सुन रहे हैं, अपने वहाँ पे जाके थोड़ी आए हैं, सुन रहे हैं, वैसी हमारी उनके प्रति क्या हो गई, सोच हो गई। तो लेखक जो होता है ना, वो लोगों की सोच को क्या करता है, 100% सही बात है। शारीरिक बल की मदद से कोई सब कुछ हासिल कर सकता है, ये तर्क कमजोर है। ये तर्क आपको गलत नहीं कहना, आपको कहना ये तर्क क्या है, कमजोर है। हमें ये बताना है मजबूत क्या है और कमजोर है। गलत कहोगे तो कई बार सामने वाला कहेगा गलत कैसे, गलत नहीं, कमजोर है। समझ में आ गया? कमजोर है तो फिर वो उसके समझ में आ जाएगा कमजोर कैसे। पीछे वाला, गलत में और कमजोर में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है जी, तो आप इसमें क्या बोले, कमजोर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर बाइयां देगी। क्या भारत के कॉलेज में छात्रों के लिए विद्यालय की तरह वर्दी होनी चाहिए? पहला सही है, इससे कॉलेजों के माहौल में सुधार होगा क्योंकि सभी छात्र शालीन कपड़े पहने हुए होंगे। पहला सही लग रहा है सबको। दूसरा, कॉलेज के छात्रों को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें कॉलेज आने जाने और अपने कपड़े चुनने की आज़ादी देनी। दूसरा गलत लग रहा है, सही लग रहा है? गलत लग रहा है। अब आप सबको उल्टा लग रहा है, जो गलत है वो आपको सही लग रहा है, जो सही है वो आपको गलत लग रहा है। अब इसको ध्यान से समझो। आपको तो क्या लग रहा है, आप अच्छे हो तब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है, आप अच्छे हो तब आपको लग रहा है कि कॉलेज के माहौल में क्या होगा। आपके दिमाग में है कि कईयों ने माहौल बिगाड़ रखा है, ड्रेस नहीं पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं या मनमर्जी के कपड़े पहनते हैं, आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है जी, छात्र शालीन कपड़े पहने हुए होंगे, ये तर्क कमज़ोर है। अब कमज़ोर क्यों है, ध्यान से सुनो। आप 12वीं कक्षा पास करके आए हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप लगभग 17-18 साल के हो गए ना। 12वीं क्लास पास की, 17-18 साल के हो गए, कई ज़्यादा भी हो गए, कई फेल हुए हैं बीच में। मैं बात कर रहा हूँ सीधी सीधी, 5 साल का एडमिशन 17 साल, 6 साल का एडमिशन 18 साल। अब 18 साल का व्यक्ति मतदान करने के योग्य है, और लड़की है तो कन्यादान के भी योग्य है। कन्यादान की उम्र अभी 18 साल है, अभी 18 है, बाद में 21 हो जाएगी, सरपंच के योग्य बाद में बनेगी। तो मतदान की उम्र 18 साल, तो जो व्यक्ति देश के मतदान करने के योग्य है वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा, वो बड़ा हो चुका है, उसको अपनी समझ है कि क्या पहनना है और क्या। पहली बात, जो देश का भविष्य बनाता है, देखो मतदान करता है, तो बच्चा थोड़ी है, वो बड़ा हो गया है। दूसरी बात, अगर वो सारी उम्र वर्दी पहन के रहेगा तो उसे आज़ादी कब मिलेगी। भी 18 साल की लड़की है, अब उसकी शादी के योग्य है, अब शादी के बाद उसको अपना परिवार बसाना है, और 21 साल के भाई को भी परिवार बसाना है, फिर वो अपनी मनमर्जी कब करेंगे। समझ में आया? मेरी बात सुनो ध्यान से। मनमर्जी का मतलब ये नहीं है, आप नेगेटिव मत सोचो, मतलब उनको अधिकार है तभी इस पे प्रतिबंध नहीं है। अगर अधिकार नहीं होता तो प्रतिबंध हो जाता। जैसे स्कूलों में ड्रेस कोड क्या है, अनिवार्य। अब मैं आगे और समझाऊं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ड्रेस लगाते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बीए में ड्रेस लगती है, आप बीएसटीसी करोगे वहाँ आपकी ड्रेस कोड लगेगा, आप बीएड करो वहाँ ड्रेस कोड होगा, आप एमएड करना बीएड के बाद में वहाँ भी ड्रेस कोड होगा ना। लेकिन सरकारी कॉलेज में आपकी कोई ड्रेस इसीलिए नहीं है। अगर इसको अपने गलत माने ना, तो ये सरकार जो नियम है उसके क्या हो रहा है, खिलाफ हो रहा है। सरकार ड्रेस लगा नहीं रही है। ड्रेस सरकार लगाती है कि अपने लगाते हैं? सरकार का ही तो नियम होता है कि ड्रेस लगेगी, तभी ड्रेसों का रंग चेंज होता है, कभी पैंट खाकी, कभी पैंट नीली होता है ना। तो कारण क्या है, नियम उन्होंने बनाए हैं, तो ध्यान से समझना। अपने को लग रहा है कॉलेज के माहौल में सुधार होगा, सारे छात्र शालीन कपड़े पहने हुए होंगे, आपकी सोच अच्छी है, आपको लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ये तर्क क्या है, कमजोर है। ये तर्क कमजोर है, ध्यान रखना जी। दूसरा, कॉलेज के छात्रों को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कॉलेज आने जाने और कपड़े चुनने की आज़ादी देनी चाहिए, इसीलिए कॉलेज में कोई नियंत्रण नहीं होता।
आप क्लास में बैठो ना बैठो, पढ़ो ना पढ़ो, आओ जाओ, कोई मना करता है? क्या स्कूल में ऐसा कर सकते हो? हालत खराब कर देते हैं भाई साहब। आधी छुट्टी में जाओ तो भी पूछ के जाना पड़ता है। कॉलेज में कॉलेज वाला लेक्चरर पढ़ा रहा है और वो बंदा उसी रूम के पीछे की साइड में बैठा है बाहर, क्या कोई कहता है अंदर आओ? नहीं कहते। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। तो मैं दोबारा बता दूं, अगर अपने को पता नहीं है तो अपनी सोच अच्छी होने के कारण अपने को ये बात क्या लग रही है सही और ये क्या लग रही है, लेकिन उल्टा हो रहा है, ये गलत है और ये सही है। ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आएगा, गलती मत कर देना। मैं ये कह दूं कोचिंग क्लासेज के अंदर ड्रेस कोड अनिवार्य होना चाहिए। अब आप कितने राजी हो इस बात से? कोई राजी नहीं है। आप कहोगे सर फैशन कब करेंगे, मनमर्जी कब करेंगे? अब आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हो, डेली एक ही ड्रेस लगा दें इसी में आओ, तो कई तो कोचिंग ही आना छोड़ देंगे। सच बात है ये। भी कपड़े पहनने के लिए आते हैं, भी पहने दिखाएं, मनमर्जी करें। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अच्छी अच्छी बातें करना अलग है और खुद पे बात लागू करना अलग है। आप में से कितने चाहते हैं कि ड्रेस कोड लागू कर दे सर और आप डेली पहन के आओ? नहीं पहन के आओगे, नहीं आओगे। आप ड्रेस कोड की बात करो, अगर आपको ये कह देना कि भाई यहाँ सूट पहन के आएगी, भाई पैंट शर्ट पहन के आएंगे, टी शर्ट नहीं पहनोगे, तो भी कईयों को बुरा लगेगा, बोले क्यों नहीं पहनेंगे? समझ में आई बात? आपको ये कह दें टी शर्ट नहीं पहननी, लोअर नहीं पहनना, फुल बाजू के कपड़े पहनने, तो भी आपको क्या लगेगा? क्योंकि आप नंबर एक तो बड़े हो गए हो, आज़ादी चाहिए। तो ये समझ में आ गया अब आपके, पहला गलत है और दूसरा अब समझ में आया कईयों के। इधर आ जाओ। क्या स्कूल के एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई कराई जानी चाहिए? इतिहास की पढ़ाई कराई जानी चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में? पहला है हाँ, इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा है नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय है। ये तर्क कमजोर है। वो ये नहीं कह रहा कि महत्वपूर्ण विषय है या नहीं, वो तो ये कह रहा है इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो पढ़ाया जाता है, तभी तो स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है। कई है ना इसमें गलत करके आ गए एग्जाम में, कई पहला भी सही करके आ गए, दूसरा भी सही करके आ गए। मैंने कहा कैसे? का सर इतिहास से तो ज्योग्राफी बढ़िया है। समझ में आया? बढ़िया है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा, तुलना थोड़ी कर रहा है, वो कह रहा है इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। समझ में आया? आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सरकार ऐसे कर दे भी सूती के अलावा अन्य कपड़े नहीं पहन सकते? नहीं, तभी तो सरकार प्रतिबंध लगाती नहीं है। जरूरी होती तो लगा देती, बोले गर्मियों में सूती पहनो और सर्दियों में सूती नहीं पहनने। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे गर्मियों वाले सर्दियों में पहनो और सर्दियों वाले गर्मियों में पहनो। समझ में आई बात? तो देखो हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक प्रदान करते हैं। आपका उत्तर क्या है? पहला सही या गलत? पहला सही या गलत? गलत वाले हाथ खड़े करो, सही वाले हाथ खड़े करो। इस प्रश्न में आपके साथ धोखा कैसे होगा वो सुनो। वो आपसे पूछ तो ये रहा है कि सरकार गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दे, पूछ तो ये रहा है। कई मेरे भाई क्या करेंगे, कथन को तो भूल जाएंगे। अब कथन पढ़ा भूल गए और वो ये सोचेंगे कि सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। ठंडक तो प्रदान करते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सूती कपड़ों के अलावा क्या प्रतिबंध लगा दें? नहीं। तो ये तर्क क्या है? ठंडक प्रदान भले ही करे, प्रतिबंध थोड़ी लगा देंगे। जैसे गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए, ब्लैक नहीं पहनने चाहिए, तो क्या प्रतिबंध लगा दें ब्लैक कपड़ों पर? नहीं, जिसका मन करेगा पहनेगा, गर्मी लगेगी उसको लगेगी, अपने को क्या। सरकार को काहे की दिक्कत है? समझ में आई बात? शरीर उसका, कपड़े उसके, पसंद उसकी। दूसरा है नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने की आज़ादी है, अधिकार है, तभी प्रतिबंध नहीं है। नहीं तो नियम बना देते गर्मियों में सूती पहनो और सर्दियों में सूती मत पहनो, इसीलिए नियम नहीं है। समझ में आया जी? लेकिन इसमें गलती कहाँ होगी? यहाँ सूती कपड़े हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं,
ये बात आपको पसंद आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि सूती के अलावा अन्य पे प्रतिबंध लगा दें? नहीं। समझ में आया? ठीक है जी। तो उत्तर क्या है? केवल तर्क सेकंड सही है। 2-3 प्रश्न और है। क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? पहला है हाँ, विद्यालय को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। गलत है। नहीं, यह छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा। सही है जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर सही है ना, देख लेना, गलत ना लग जाए। क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है। नहीं, स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए उसने बताया ही नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए ये तो बताया नहीं, सीधे कह रहा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बताओ? तर्क तो नीचे दिया ही नहीं। तो कई बार कथन के पीछे क्या लिख देगा? नहीं होना चाहिए, और बताएगा नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आ गया। क्या इसने कुछ कहा क्यों नहीं होना चाहिए? सीधे ही कह दिया भोजन गृह कैंटीन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो बताओ तो सही क्यों नहीं होनी चाहिए। ये तो बताया ही नहीं। तो बताया नहीं तो ये तर्क तो वैसे ही गलत है। आ गया समझ में? भाई सब समझ में आ गया? आ गया, धन्यवाद। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सीधा ये नहीं कह सकते क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। यहां तो बताया ही नहीं, सीधे कह रहे नहीं होनी चाहिए। ऐसा तर्क आए वो क्या होगा? कमजोर होगा। या वो कहते होना चाहिए, या सीधा ही कहते भोजन गृह कैंटीन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये बताना जरूरी है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। इसी के साथ ये अपना टॉपिक हो गया पूरा। 1-2 प्रश्न